Node.js डॉक्स में जाऊंगा और Node.js डॉक्स में जाने के बाद यहाँ पर आप लोग देखो ये डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर आ गई है। ये जो डॉक्यूमेंटेशन के लेफ्ट साइड पर नेविगेशन बार है ये बहुत ज़्यादा हैंडी है क्योंकि इसके अंदर आप लोग स्पेसिफिक टॉपिक्स पर जो है नेविगेट कर सकते हैं। अब देखो जैसे मैंने OS पर क्लिक कर दिया, मैं यहाँ पर जल्दी से क्या करूँगा OS के बारे में आप लोग को बताऊँगा और मैं लिखूँगा OS module.js जिसके अंदर हम लोग OS के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो OS module.js के अंदर हम लोग OS के कुछ फंक्शंस के बारे में बात करेंगे जो कि मैं इनमें से सेलेक्ट करके रन करूँगा। आप लोग इन स्पेसिफिक फंक्शंस को रन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ये स्पेसिफिक फंक्शंस क्या कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो os.eol एक फंक्शन है, हमारे पास os.arch एक फंक्शन है। मैं कुछ इंटरेस्टिंग फंक्शंस यहाँ से रन करने की यूज़ करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हमें OS मॉड्यूल को इम्पोर्ट करना पड़ेगा और हम लोग यहाँ पर लिखेंगे const os इज इक्वल टू रिक्वायर OS। अब यहाँ पर मैंने डॉट स्लैश नहीं लगाया। index.js के अंदर जब मैं second.js को इंपोर्ट कर रहा था तब मैंने डॉट स्लैश लगाया था। इसका रीज़न ये है कि जो OS मॉड्यूल है वो एक बिल्ट इन मॉड्यूल है और जब मैं index.js के अंदर से second.js को इंपोर्ट कर रहा था तब वहाँ पर second.js मेरी फाइल सिस्टम में था, इस पर्टिकुलर फोल्डर में जहाँ पर index.js है। तो हम कभी भी कोई बिल्ट इन मॉड्यूल को यूज़ करते हैं तो हमें डायरेक्टली उसका नाम लिखना होता है और वो यहाँ पर इंपोर्ट हो जाता है। अब मैं यहाँ पर console.log करके OS के सारे मेथड्स को यूज़ कर सकता हूँ। अब यहाँ पर मान लो मैं जो फ्री मैम फंक्शन था उसको इस्तेमाल करना चाहता हूँ तो मैं os.freemem को रन करूँगा और यहाँ पर देखो मेरे कंप्यूटर के अंदर फ्री मेमोरी देखने को मिल रही है जो कि है 57 GB। हाँ 57 GB क्योंकि 64 GB मैंने चिप लगा रखी है, 4 चिप्स लगा रखी हैं एक्चुअली। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि os.freemem हमने देख लिया, हम होम डर को रन करते हैं, हम लोग os.homedar को रन करते हैं और मैं कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस आप लोग को यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरी होम डायरेक्टरी है, मेरे इस यूज़र की होम डायरेक्टरी जो कि इस कंप्यूटर में बना हुआ है। अगर आप लोग लिनक्स वगैरह में तो /home/ आपका यूज़र नेम आपकी डिफ़ॉल्ट होम डायरेक्टरी होती है। फिर होस्ट नेम और लोड avg इस तरह के फंक्शंस होते हैं। अगर मैं होस्ट नेम की बात करूँ, मैं यहाँ पर होस्ट नेम आप लोग को दिखाता हूँ। होस्ट नेम लिखकर अगर मैं रन करूँगा तो आप लोग देखो कि जो मेरे कंप्यूटर का होस्ट नेम है वो यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है। ठीक है, और भी हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस हैं, मेरे OS का प्लेटफॉर्म, मेरे OS का जो रिलीज़ है, तो मैं यहाँ पर जल्दी से os.platform और os.release भी आपको दिखा देता हूँ। प्लेटफॉर्म रिलीज़ और इसको रन करते हैं। जो प्लेटफॉर्म है उसने रिटर्न किया Win32 और जो रिलीज़ है उसने जो रिलीज़ वर्जन है इस पर्टिकुलर OS बिल्ड का वो मुझे रिटर्न कर दिया। अब यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे टोटल मेमोरी, आपके कंप्यूटर में कितनी टोटल मेमोरी है, फिर उसके बाद अप टाइम की कब से सिस्टम चालू है और टेम्प्रेरी डायरेक्टरी कौन सी है। तो ये सारे फंक्शंस मैं चाहूँगा आप लोग खुद से ट्राई करें क्योंकि मैं यहाँ से देख कर आप लोग को रन कर करके दिखाऊँगा। आई डोंट वांट दैट। मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है इसको जैसे कि os.type है, ये सारी की सारी चीज़ें खुद से एक्सप्लोर करें और डॉक्यूमेंटेशन को आप लोग यहाँ पर यूज़ करें। अब देखो विंडोज़ NT यहाँ पर आ गया OS का टाइप। अब होता क्या है, कभी भी आपको अपने OS के बारे में कोई जानकारी अपने नोट प्रोग्राम में चाहिए तो आप सिंपली गूगल पे सर्च करते हो और वो इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपको इस पेज के पर्टिकुलर सेक्शन पर ले ही आता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर इन फंक्शंस को ज़रूर ट्राई करो एक एक करके, इन सारे के सारे फंक्शंस को देखो। कुछ फंक्शंस यहाँ पर आप लोग को हो सकता है समझ में ना आए। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग नेटवर्किंग के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हो तो आपको शायद नेटवर्क इंटरफेसेस फंक्शन समझ में ना आए। अगर आपको नहीं मालूम नेट मास्क क्या होता है, आपको नहीं मालूम मैक एड्रेस क्या होता है, IPv4 कैसे काम करता है, IPv6 कैसे काम करता है, एंड दैट शुड बी टोटली फाइन। अगर आप लोग एक बिगिनर हो तो आई डोंट एक्सपेक्ट कि आप लोग को एक एक चीज़ यहाँ पर आती हो। नेट मास्क के बारे में, फैमिली के बारे में और मैक एड्रेसेस के बारे में, नेटवर्किंग इस तरह से काम करती है, वैन क्या होता है, लैन क्या होता है, अगर नहीं मालूम आप लोग को तो आप इस तरह के फंक्शंस को स्किप कर सकते हो एंड दैट्स टोटली सेफ क्योंकि आप लोग अभी Node.js को एज अ रन टाइम इन्वायरमेंट रन कर रहे हो, आप लोग एक नेटवर्किंग के एक्सपर्ट नहीं बनना चाहते। ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट दी OS मॉड्यूल। इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग मॉड्यूल है हमारे पास जिसका नाम है पाथ। तो पाथ को समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक फ़ाइल बनाऊँगा अपने VS कोड में और इसका नाम मैं रखूँगा pathmodule.js। और पाथ मॉड्यूल भी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये आपके पाथ्स के साथ खेलने में आपकी सहायता करता है। और सिंपल सी चीज़ है यहाँ पर, अगर मान लो मैंने एक पाथ दिया और मैं उसका जो बेस नेम है वो रिटर्न करना चाहता हूँ, सबसे पहले हम लोग पाथ को इंपोर्ट कर लेंगे और मैं आप लोग को ईमानदारी से बताता हूँ कि आप मोस्ट ऑफ द केसेस में इस पेज को खोल कर ही मोस्ट ऑफ द फंक्शंस को देखोगे क्योंकि कभी सोचना भी मत कि यार आप इन सारे के सारे फंक्शंस को रटोगे और ना ही इसको SST की तरह याद करना।
अगर आप इसको SST के आंसर्स की तरह याद करोगे तो डेफिनेटली दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू, ठीक है। आप लोग को अगर ऑटोमेटिकली याद हो गए तो एक अलग बात है, बट आप लोग इसको SST या फिर हिंदी के आंसर्स की तरह याद मत करो कि राम कौन था, राम श्याम का पुत्र था। श्याम कौन था, मतलब समझ रहे हो ना आप लोग मैं क्या कह रहा हूँ। मैं यहाँ पर कुछ फंक्शंस को आपको रन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं पार्ट डॉट बेस नेम लिखूँगा और यहाँ पर देखो बेस नेम मेरा प्रिंट हो गया। मैंने कंसोल डॉट लॉग नहीं किया इसलिए प्रिंट नहीं हुआ। तो मैं यहाँ पर होम दबाकर मैं लिखूँगा कॉन्स्ट ए इज़ इक्वल टू और कंसोल डॉट लॉग ए, ठीक है। मैं यहाँ पर ए प्रिंट कर दूँगा और यहाँ पर देखो माई फाइल डॉट HTML प्रिंट हो गया। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, माई फाइल डॉट HTML को प्रिंट कर रहा है। माई फाइल डॉट HTML क्या है, माई फाइल डॉट HTML बेस नेम है इस पूरे पाथ का। अब पाथ मॉड्यूल के अंदर ही पाथ डॉट ड नेम जो है वो आपको डायरेक्टरी का नाम दे देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पाथ डॉट ड नेम लगा दूँ यहाँ पर कुछ इस तरह से, कंट्रोल D में दबाऊँगा और यहाँ पर ड नेम लिखूँगा। और अगर मैं ड नेम लिखूँ तो यहाँ पर मुझे जो है उप्स मैंने यहाँ पर A1 A2 लिखना चाहिए ताकि A1 अलग रहे A2 अलग रहे। और मैं यहाँ पर A1 A2 लिखूँगा तो आप लोग देखो यहाँ पर माई फाइल डॉट HTML आ गया A1 के अंदर और C टेम्प आ गया A2 के अंदर। तो ये चीज़ क्यों हुई, ये चीज़ इसलिए हुई क्योंकि मैंने बेस नेम जब रन किया तब मुझे इस पर्टिकुलर पाथ का बेस नेम देखने को मिला, और ड नेम जब मैंने रन किया तब मुझे इस पर्टिकुलर पाथ का ड नेम देखने को मिल गया जो कि था C टेम्प। और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कि यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर एक्स नेम करके एक फंक्शन है जो कि एक्सटेंशन रिटर्न करता है, जैसे कि आपकी फ़ाइल HTML है, MD फाइल है, या फिर मान लो आपकी फ़ाइल में कोई एक्सटेंशन ही नहीं है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको पाथ डॉट ext नेम जो है वो बताता है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ पाथ डॉट ext नेम अंडरस्कोर फाइल नेम, यानी कि मैं इस पर्टिकुलर फाइल नेम की एक्सटेंशन को प्रिंट करना चाहता हूँ, और मैं यहाँ पर कॉन्स्ट A3 लिख देता हूँ ताकि A3 के अंदर आ जाए, और मैं कंसोल डॉट लॉग जो है A3 लिख दूँगा। तो मैं A3 यहाँ पर लिखूँगा और आप लोग देखना कि A3 के अंदर .js आ गया क्योंकि एक जावास्क्रिप्ट फाइल है। अंडरस्कोर फाइल नेम मेरा क्या है, मेरा ये पाथ मॉड्यूल का पूरा पाथ है। तो अगर मैं अंडरस्कोर फाइल नेम को प्रिंट करके आप लोग को दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह से दिखता है। ये मैं आप लोग को बता दूं, ये मेरा अंडरस्कोर फाइल नेम है, ठीक है। और ये जो .js प्रिंट हुआ है वो ये इसकी वजह से प्रिंट हुआ है। A3 के अंदर मेरा इस पर्टिकुलर पाथ का एक्सटेंशन आ गया था तो इसलिए ये प्रिंट हुआ है, ठीक है। और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, आप लोग इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। एब्सोल्यूट पाथ, रिलेटिव पाथ चेक करने के फंक्शंस हैं, और उसी के साथ साथ अगर आप पार्स करना चाहते हैं आप इसको पढ़ सकते हैं। और आप लोग को जो है कंसिस्टेंट पाथ्स अगर बनाने हैं विंडोज़ के लिए और लिनक्स के लिए, फॉर एग्जांपल अगर मान लो मेरे पास एक लिनक्स का पाथ दिया हुआ है जो कि है /home/harry/this.txt। अब मान लो मैं इस पर्टिकुलर पाथ को विंडोज़ का कुछ इस तरह का पाथ बनाना चाहता हूँ, C के अंदर, होम के अंदर लेट अस से this.txt। तो मुझे किस तरह से ऐसा यूज़ करना है पाथ जो कि इन दोनों में ट्रांसलेट हो जाए, यानी कि अगर मैं विंडोज़ की मशीन में हूँ तो मुझे मेरा C वाला पाथ मिल जाए, और अगर मैं लिनक्स के अंदर हूँ तो मुझे बेसिकली जो मेरा पाथ है /home/harry/this.txt वो मिल जाए। तो इस चीज़ को मैं बड़े आराम से पाथ मॉड्यूल की सहायता से कर सकता हूँ। मैं चाहूँगा कि आप लोग इस सारे के सारे मेथड्स को देखें। कुछ चीज़ें शायद आप लोग को समझ में ना आए, बट अगर आप लोग को कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगी तो आप लोग को पता चल जाएगा। आप लोग जब पढ़ोगे, फॉर एग्जांपल अगर नेटवर्किंग से रिलेटेड कोई चीज़ है आप पढ़ोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यार ये पर्टिकुलर चीज़ जो है ये मेरे स्कोप में नहीं है अभी जो चीज़ें मैं सीख रहा हूँ उसके। फॉर एग्जांपल अगर IP एड्रेस आ जाते हैं, IPv4 IPv6 से रिलेटेड कुछ आ जाता है तो डेफिनेटली आप उसको स्किप कर सकते हैं अगर आप एक नेटवर्किंग पर्सन नहीं है तो, ठीक है। आई होप कि आपको पाथ मॉड्यूल समझ में आ गया अच्छे से। अगला जो मॉड्यूल है जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है FS मॉड्यूल। FS स्टैंड्स फॉर फाइल सिस्टम। तो यहाँ पर आप लोग को ये फाइल सिस्टम देखने को मिलेगा, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं और ये FS मॉड्यूल जो है वो यहाँ पर आपको इसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी। इसके कुछ चंद फंक्शंस ही हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हालांकि इंपॉर्टेंट तो कोई भी फंक्शन किसी के लिए भी हो सकता है, बट अगैन यहाँ पर जो हाई लेवल पर यूज़ किए जाते हैं बहुत ज़्यादा फंक्शन, उनके बारे में मैं आप लोग को बता देता हूँ। सबसे पहले तो एक राइट फाइल है और एक राइट फाइल सिंक है, तो मैं इसी में कंट्रोल F मार के राइट फाइल के बारे में बात करूंगा। तो ये जो राइट फाइल है वो क्या करता है, तो राइट फाइल यहाँ पर आपको किसी भी फाइल में राइट करना फैसिलिटेट कराता है। तो मैं यहाँ पर आप लोग को जल्दी से सबसे पहले
जो एफ है उसको इंपोर्ट करना बता देता हूँ। एक बार एफ को आपने इंपोर्ट कर लिया, उसके बाद आप लोग जो है बड़े आराम से यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखो कि किस तरह से एफ को इंपोर्ट किया जाएगा। तो हम कॉमन जेएस के हिसाब से इसको मैं कॉपी करूँगा। इनफैक्ट मैं सिर्फ इतना कॉपी करूँगा, मैं कॉमन जेएस के हिसाब से इसको इंपोर्ट करूँगा। और मैं कॉमन जेएस और ES6 मॉड्यूल्स में भी थोड़ी देर में डिफरेंस आपको बताऊँगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक भी, कॉमन जेएस और जो हमारा ES6 के मॉड्यूल्स हैं उसमें डिफरेंस। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा fs मॉड्यूल .js, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या किया कि fs इज इक्वल टू रिक्वायर fs कर लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर fs प्रोमिसेस नहीं करूँगा, मैं सिर्फ fs को रिक्वायर करूँगा। तो एक बार मैंने यहाँ पर कॉन्स्ट fs इज इक्वल टू रिक्वायर fs कर लिया, मैं अब इसके फंक्शंस को यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को रीड फाइल फंक्शन के बारे में बताऊँगा, जो कि एक फ़ाइल को रीड करने में हमें फैसिलिटेट करता है। और यहाँ पर रीड फाइल जो है fs.read फाइल, उसका सिंटेक्स यहाँ पर दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा fs.read फाइल, और रीड फाइल हमको किसी भी फाइल को रीड करना फैसिलिटेट कराता है। और मैं यहाँ पर file.txt एक पहला आर्ग्यूमेंट दे दूँगा। पहला आर्ग्यूमेंट हमारा जो फाइल हम रीड करना चाहते हैं वो होता है। इसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैं इनकोडिंग दे दूँगा, जो कि मैं UTF-8 लिखूँगा। और इसके बाद मैं एक कॉल बैक फंक्शन दे दूँगा। और ये जो कॉल बैक फंक्शन होता है इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो एरर होता है और एक डेटा होता है। अगर कोई भी पॉसिबल एरर आ जाता है तो ये एरर प्रिंट होगा, वरना डेटा प्रिंट होगा। तो console.log मैं एरर और डेटा दोनों को यहाँ पर लॉग कर दूंगा कंसोल में। अब यहाँ पर आप लोग देखोगे जैसे ही मैं इसको रन करूँगा, आप लोग देखो नल आ गया, यानी कि एरर बिल्कुल भी नहीं आया, और दिस इज़ अ फाइल यहाँ पर लिख कर आ गया। अब मैं यहाँ पर इसको डिलीट करता हूँ और दोबारा आपको इसको रन करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पर ये लिख कर आ रहा है एरर इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि मैंने सेलेक्ट करके गलती से रन कर दिया था। तो मैं ज़रा इस गलती को सुधार लेता हूँ। तो देखो नल और दिस इज़ अ फाइल प्रिंट हो गया, नल एरर की जगह प्रिंट हुआ और दिस इज़ अ फाइल प्रिंट हुआ। इस फाइल के कंटेंट जो था वो यहाँ पर आ गया मेरे पास, ठीक है। अब मान लो कि मैं यहाँ पर एक ऐसी फाइल का नाम लिख देता हूँ जो कि मेरे पाथ में मौजूद ही नहीं है, और यहाँ पर देखो ये एरर प्रिंट होकर आ गया। ये एरर क्या है? ये एरर कह रहा है कि भाई ये फाइल यहाँ पर मौजूद ही नहीं है, तुम यहाँ पर इसको कैसे खोल सकते हो? जो चीज़ मौजूद ही नहीं है उसको कैसे खोल सकते हो? तो ये रीड फाइल है। अब यहाँ पर मैं आप लोग को एक चीज़ दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ फिनिश्ड रीडिंग फाइल, और यहाँ पर आप लोग को दिखाता हूँ जल्दी से। मैं अगर लिखूँ फिनिश्ड रीडिंग फाइल और मैं इसको रन करूँ तो आप देखो फिनिश्ड रीडिंग फाइल पहले आया और जो फाइल का कंटेंट था वो बाद में रीड हुआ। लेकिन हमारे कोड में तो हमने नल दिस इज़ अ फाइल पहले किया था, उसके बाद हमने फिनिश्ड रीडिंग फाइल किया था। तो Node.js के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा समझने वाली है। मैं आप लोग को ऐसा क्यों बता रहा हूँ Node.js के अंदर ये चीज़ समझने वाली है? क्योंकि अगर आप किसी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आ रहे हैं, मान लो आप पाइथन से आ रहे हैं, या फिर मान लो आप अपने ब्राउज़र में अगर आप लोग जावास्क्रिप्ट करते हैं तब तो आपको इस चीज़ का आइडिया होगा। लेकिन अगर आप लोग पाइथन से आ रहे हैं या फिर C++ से आ रहे हैं तो आपको शायद इस बात का आइडिया ना हो। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जब मैं कहता हूँ fs.read फाइल और मैं ये फंक्शन को रन करता हूँ file.txt के लिए, तब होता क्या है कि file.txt तो रीड होगी, लेकिन ये जो कॉल बैक है ये तब कॉल होगा जब ये फाइल रीड होके इसका कंटेंट रेडी हो जाएगा। अब हमको तो सब कुछ स्प्लिट सेकंड में होता हुआ दिखता है, लेकिन एक्चुअल में जो हमारा प्रोसेसर है उसको कंप्यूटेशन करने में थोड़ा टाइम लगता है, और कंप्यूटर को इस चीज़ को फाइंड आउट करने में कि क्या चीज़ कहाँ से उठानी है, कौन सा डेटा कहाँ से रीड करना है, क्या चीज़ कब प्रिंट करनी है, कब प्रिंट नहीं करनी है, ये सब करने में कंप्यूटर को थोड़ा सा टाइम लगता है। इसीलिए fs.read फाइल जो है file.txt लेता है एक आर्ग्यूमेंट, दूसरा लेता है हमारा इनकोडिंग, और उसके बाद तीसरा कॉल बैक फंक्शन, जो कि तब कॉल होता है जब सब कुछ रन हो जाता है। जब फाइनली सब कुछ रन हो जाएगा, जैसे ये रेडी हो जाएगा ये रन हो जाएगा। अब क्या हुआ, fs इज इक्वल टू रिक्वायर्ड fs है, ठीक है। अब मैंने fs.read फाइल किया, क्या होगा कि रीड फाइल रन हो जाएगा, यानी कि आपका जो सिंगल थ्रेड चल रहा है, मैंने बोला था ना नॉन ब्लॉकिंग IO मॉडल पे काम करता है Node.js, जो सिंगल थ्रेड चल रहा है आपके Node.js का, उसमें यहाँ पर क्या होगा कि ये चीज़ तो रन हो जाएगी, और ये चीज़ रन होगी क्या बोलेगी, ये बोलेगी जैसे ही कंटेंट तैयार होंगे फाइल के मैं इस फंक्शन को रन कर दूंगा। लेकिन आगे का काम ना रुके, आगे का काम रुकना नहीं चाहिए। अगर ये पकड़ के बैठ गया फाइल को तो ये console.log फिनिश रीडिंग फाइल का क्या कसूर है? इसको भी टाइम लगेगा। मान लो अगर इसको 10 सेकंड लग रहे हैं रीड होने में, वैसे एक्चुअल में 10 सेकंड लग नहीं रहे हैं, बट मानो कि 10 सेकंड लग रहे हैं इसको, तो 10 सेकंड ये चीज़ भी डिले हो जाएगी। तो ये डिले नहीं करता है, ये क्या करता है, ये डेफर कर देता है। ये कहता है कि यार मैं इसको थोड़ी देर में रन करूँगा कॉल बैक को, जब सब कुछ रेडी हो जाएगा, लेकिन आगे के काम को मत रुकने दो, ब्लॉक नहीं करूँगा मैं। नॉन ब्लॉकिंग IO मॉडल पर काम करता है, आगे बढ़ता रहेगा काम, और फाइनली जब काम हो जाएगा तब यहाँ पर देखो console.log फिनिश रीडिंग फाइल देखने को आपको मिल जाएगा। लेकिन कभी कभी आप इंटेंशनली ब्लॉक करना चाहते हो, और उसके लिए आप रीड फाइल सिंक का इस्तेमाल कर सकते हो।
अब मैं यहाँ पर आप लोग को जल्दी से रीड फाइल सिंक के बारे में बता देता हूँ कि यार रीड फाइल सिंक किस तरह से काम करेगा, रीड फाइल कैसे करेगा, ये तो हमने देख लिया। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, रीड फाइल सिंक दिखाने के लिए इस चीज़ को कमेंट आउट करूँगा और यहाँ पर आप लोग को रीड फाइल सिंक दिखा देता हूँ। और रीड फाइल सिंक को यूज़ करने के लिए आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा, आप लोग यहाँ पर कुछ ऐसे लिख दें कॉन्स्ट a इज़ इक्वल टू fs डॉट रीड फाइल सिंक और फाइल का नाम आप लोग दे दें। और फाइल का नाम जैसे आप दोगे आपका a के अंदर ये सारा कुछ आ जाएगा, ठीक है। और आप लोग कंसोल डॉट लॉग यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करके ए लिख सकते हो। और जैसे आप कंसोल डॉट लॉग ए लिखोगे यहाँ पर देखो फिनिश रीडिंग फाइल लिखकर आ गया है और यहाँ पर जो है फाइल आपकी प्रिंट हो गई है। लेकिन ये क्या है, बफर 7464। अगर आप लोग इसके कंटेंट को देखना चाहते हो तो आपको टू स्ट्रिंग मेथड को भी रन करना पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर स्ट्रीम को नहीं देखना चाहते हो, आप इसके कंटेंट को रीड करना चाहते हो, तो आप लोग यहाँ पर डॉट टू स्ट्रिंग को रन कर लो, ठीक है। तो ये था हमारा रीड फाइल और रीड फाइल सिंक। एक चीज़ देखिए आपने, जब मैंने रीड फाइल सिंक का प्रयोग किया तब दिस इज़ अ फाइल पहले आया, फिनिश रीडिंग फाइल बाद में आया। यानी कि ये फाइल जब रीड हो रही है तब Node.js इंटेंशनली ब्लॉक कर रहा है। तो कभी कभी हम चाहते हैं कि Node.js इंटेंशनली ब्लॉक करे, और जब भी हम इंटेंशनली ब्लॉक करवाना चाहते हैं Node.js से तब हम कुछ इस तरह का काम करते हैं, ठीक है। आई होप क्लियर हो गई है ये चीज़ सब लोगों को। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं टेम्प कोड रनर जो है ये डिलीट कर देता हूँ। बाय द वे टेम्प कोड रनर तब बनती है जैसे मान लो मैं सिर्फ इतना कोड रन करना चाहता हूँ। आप राइट क्लिक करें इस पर और रन कोड पे क्लिक